7 अप्रैल की रात जरा सोचिए। एक 5 साल का बच्चा और महज 5 महीने की एक बच्ची अपनी मां के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक एक धमाका होता है और हमेशा के लिए उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक बेहद खौफनाक जमीनी हकीकत है। एक ऐसी सच्चाई जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी गंभीर मुद्दे की परतें खोलने वाले हैं। पिछले 3 सालों से चल रहा यह क्राइसिस अब थमने के बजाय और भी उलझता जा रहा है। चलिए सीधे तथ्यों पर बात करते हैं और समझते हैं कि यह हिंसा का जाल कैसे फैलता जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं अप्रैल में भड़की इस ताज़ा हिंसा से, जिसकी शुरुआत बिष्णुपुर की उसी आधी रात से हुई। आखिर उस रात हुआ क्या था? यह हमला बिष्णुपुर में एक बीएसएफ जवान के घर पर हुआ था। जांच में पुलिस का शक कुकी मिलिटेंट्स पर गया। हालांकि यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि कुकी समूहों ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये रॉकेट जैसी चीज सिर्फ 100 मीटर की दूरी से दागी गई थी, और वो भी तब जब वहां से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर आर्मी और पैरामिलिट्री का भारी भरकम बफर जोन है। मतलब इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ऐसा हमला हो जाना जाहिर है सिस्टम पर बड़े सवाल तो खड़े करेगा ही। अब इस घटना के बाद तो जैसे हालात बेकाबू ही हो गए। 7 अप्रैल को बच्चों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध प्रदर्शन हुए और हालात इतने बिगड़े कि सीआरपीएफ को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दुर्भाग्य से 3 और जानें चली गईं। प्रशासन ने तुरंत 5 वैली डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट बंद कर दिया, जो 18 अप्रैल तक बंद रहा। फिर 14 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने बिष्णुपुर में सुरक्षा बलों की गाड़ियां ही रोकनी शुरू कर दीं। उन्हें लगा कि शायद किसी को छुपाकर ले जाया जा रहा है। बात इतनी बढ़ गई कि मिड अप्रैल में मैथी महिलाओं के एक समूह ने पूरे 7 दिन के शटडाउन का ऐलान कर दिया। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे इलाके को फिर से सुलगा दिया। और ये आग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। यह जातीय संघर्ष अब एक नया और खतरनाक मोड़ ले चुका है। देखिए, मई 2023 से जो संघर्ष हम देख रहे थे, वो मुख्य रूप से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच था, जमीन और एसटी स्टेटस को लेकर। लेकिन अब एक नई टेंशन सामने आ रही है। नागा समुदाय, जो अब तक इस पूरे विवाद से एकदम अलग था, अब उनके और कुकी-जो के बीच भी टकराव शुरू हो गया है। उनका पहले इसमें कोई दखल नहीं था, लेकिन अब वो भी इस भिड़ंत का हिस्सा बन चुके हैं। इसने इस पूरे जाल को और भी ज्यादा उलझा दिया है। ये सब कितनी तेजी से हुआ, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। स्रोतों के मुताबिक फरवरी में उखरूल में एक नागा ग्रामीण पर कथित तौर पर हमला होता है। फिर मार्च आते आते खबर आती है कि सस्पेक्टेड कुकी मिलिशिया ने 21 नागाओं को बंधक बना लिया, जिन्हें बाद में छुड़ाया गया। इसके बाद 18 अप्रैल को एक हाईवे पर हुए हमले में 2 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक रिटायर्ड नागा सैनिक भी थे। और अप्रैल खत्म होते होते कांगपोकपी और उखरूल जैसे इलाकों में जबरदस्त गोलीबारी और पत्थरबाजी होने लगी। ये साफ तौर पर एक नए फ्रंटलाइन के खुलने का संकेत है। इन सब के बीच अविश्वास का लेवल क्या है, वो इस एक बयान से समझिए। एक नागा संगठन ने बहुत संगीन आरोप लगाया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कुकी चरमपंथियों को मिलिट्री यूनिफॉर्म और गाड़ियां मुहैया कराईं। देखिए, हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये आरोप सच हैं या झूठ। हम बस निष्पक्ष रूप से ये बता रहे हैं कि जब इतने गंभीर आरोप लगने लगें तो समझ जाइए कि जमीनी स्तर पर स्टेट सिक्योरिटी से लोगों का भरोसा किस कदर टूट चुका है। अब सवाल उठता है कि इन सब के बीच प्रशासन क्या कर रहा है। लीडरशिप तो बदली गई, लेकिन क्या ग्राउंड पर कुछ बदला? प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। लगभग 1 साल से चला आ रहा राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। मैतेई समुदाय से आने वाले खेमचंद सिंह को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और एक बैलेंस बनाने के प्रयास में कुकी और नागा समुदायों से 2 नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी अपॉइंट कर दिए गए। सरकार का इरादा था कि लीडरशिप में सबको शामिल करके शायद हालात सुधरें, लेकिन सच कहें तो जमीनी स्तर पर यह सिर्फ एक सिंबल बनकर रह गया। जनता के बीच जो कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो इससे बिल्कुल नहीं आ पाया। लीडरशिप बदलने के साथ साथ पुलिस को कुछ बहुत ही पावरफुल अधिकार दिए गए। 2 अप्रैल को कड़े यूएपीए कानून का सेक्शन 43A लागू कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हेड कांस्टेबल लेवल का अधिकारी भी बिना किसी ऊपरी परमिशन के अरेस्ट कर सकता है। बिना वारंट के कहीं भी तलाशी ली जा सकती है और सिर्फ शक के आधार पर, यानी रीजन टू बिलीव होने पर दिन रात कभी भी रेड पड़ सकती है। इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कानूनी पावर्स दे दी गईं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हजारों केस दर्ज होने के बावजूद भी आज तक किसी बड़े मामले में कोई न्याय या क्लोजर नहीं मिल पाया है। पॉलिटिक्स और कानून से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं उस मानवीय कीमत की जो आम लोग चुका रहे हैं, और ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। 250 से ज्यादा,
ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पिछले 3 साल के इस संघर्ष में इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जरा रुककर सोचिए, इस एक नंबर के पीछे कितने परिवार बर्बाद हुए होंगे, कितने बच्चों के सिर से साया उठ गया होगा और कितनी जिंदगियां हमेशा के लिए थम गईं। और ये त्रासदी कितने बड़े स्केल पर है, इसे समझने के लिए जिनेवा की इस रिपोर्ट को देखिए। साल 2023 में पूरे साउथ एशिया में जितने भी लोग विस्थापित हुए, यानी जिन्हें अपना ही घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा, उसका 97% सिर्फ भारत के इस एक राज्य से है। पूरे साउथ एशिया के बाकी देश मिलाकर सिर्फ 3% बनाते हैं। ये डेटा अपने आप में चीख कर बता रहा है कि ये क्राइसिस कितना भयानक है। विस्थापन का असली मतलब क्या है ग्राउंड पर? 10,000 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लोग 170 रिलीफ कैंप्स में अपनी जिंदगी जैसे तैसे काटने को मजबूर हैं। और मानवता को शर्मसार करने वाली बात तो ये है कि हाल ही में एक रिलीफ कैंप के अंदर ही एक 7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। ये वो रोजमर्रा का खौफ है जिसके साए में वहां के आम नागरिक हर दिन जी रहे हैं। इतने भयंकर हालात के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर प्रायोरिटीज क्या हैं? चलिए इस कंट्रास्ट को देखते हैं। इन दो स्थितियों को साथ रख के देखिए। एक तरफ वो राज्य है जहां हिंसा चरम पर है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां से 30% सुरक्षा बलों को वापस बुला लिया गया। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए 2400 सिक्योरिटी कंपनीज को भेजा गया। स्रोतों में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया है कि बेशक चुनाव जरूरी हैं, लेकिन एक जलते हुए राज्य से फोर्सेस को हटाकर चुनाव में लगाना एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटीज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर लगाता है। तो आज इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है? सच तो यह है कि राज्य या केंद्र सरकार पर से लोगों का भरोसा एकदम जीरो हो चुका है। जगह जगह हथियारबंद गुटों और निगरानी समूहों के पास भारी मात्रा में हथियार हैं। समाज इस कदर बढ़ चुका है कि खुद मुख्यमंत्री तक एक कम्युनिटी के एरिया से दूसरे कम्युनिटी के एरिया में सेफली नहीं जा सकते। हालात को देश के अंदर ही एक इंडिया पाकिस्तान जैसी सिचुएशन करार दिया जा रहा है। आम लोगों को अब यही लगने लगा है कि सरकार को जगाने का एक ही तरीका बचा है, और वो है सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताना। इन सब बातों को देखते हुए स्रोतों से निकला एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल सामने आता है। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? ये सिर्फ कुछ आंकड़े या दूर की कोई खबर नहीं है। ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसे गहराई से समझने और तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। तथ्यों से जुड़े रहें और जागरूक बने रहें।